नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरे सामने ये जो मशीन है इसे तकनीकी भाषा में रोबोट कहते हैं और जिस भी भाषा में आप कहना चाहें ये रोबोट ही है। हम आपको यहाँ ले आए हैं कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक की बात हो रही है कि किस तरह से ये रोबोट हमारे उत्पादन प्रणाली को बदलने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जीवन शैली और हमारे काम करने की जो दक्षता है, जो शैलियां हैं और जो पढ़ाई है, उन सब पर भी असर होने जा रहा है। समस्या ये है कि हम इन बदलावों के बारे में चर्चा कम कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इसे लेकर तूफान आया हुआ है। आप भारत में ही आईटी सेक्टर को देखें तो कोई खास चुनौती नहीं आई उसके सामने, लेकिन सिर्फ ऑटोमेशन या रोबोटिक के आने से आईटी सेक्टर में अब कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 साल में जितने लोग काम कर रहे हैं वो बाहर कर दिए जा सकते हैं, या फिर वो जिनको उस काम के मैदान में बने रहना है उन्हें नई तरह की टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। नई तरह की टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है कि आप ये बनाने लगें, इसे संचालित करने या इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के तरीकों के बारे में आप सोचने लगें, जो मैं साधारण तरीके से समझता हूं। पर यह विषय अब काफ़ी विशालकाय और बहुत जटिल भी होता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सब जगह अलग अलग रूप में, बल्कि हमारे मीडिया में भी, शेयर मार्केट में भी, वकीलों के यहाँ भी अब कंप्यूटर में तरह तरह के रोबोट आ रहे हैं जो संपादकीय क्षमता से लेकर कानून के प्रावधानों को पढ़ने में सक्षम हैं। वो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ग्रेटर नोएडा के पीपीएपी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में लाया हूं। ये एक काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है जो ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां हम खरीदते हैं उसके पार्ट्स बनाती है। ज़्यादातर होंडा की पार्ट्स बनाती है और मारुति के भी इसमें यहाँ पर पार्ट्स बनते हैं। तो ये दिखता है, इसलिए हम आपको ले आए ताकि आपको पता चले कि इस तकनीकी बदलाव से आपके देश में, अर्थव्यवस्था में क्या क्या असर पड़ने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है अभी इसके बारे में चिंता करने की, लेकिन फिर मैं इंटरनेट का ही सहारा ले सकता हूँ। चीन तो जा नहीं सकता। वहाँ मैंने देखा पढ़ते हुए कि चीन में रोबोट बनाने वाली करीब 3000 कंपनियाँ आ गई हैं और अब उनमें से आधे के बंद होने की भविष्यवाणी भी हो रही है। वहाँ की सरकार के पास पंचवर्षीय योजना है कि हम 2020 तक 10 लाख रोबोट का उत्पादन करेंगे। और एक और तुलना पढ़ने को मेरे नज़र से गुजरी है कि दक्षिण कोरिया में 10,000 जहां पर लोग वर्कफोर्स जिसे कहते हैं 10,000 लोग काम करते हैं, तो उन 10,000 लोगों पर अब 531 रोबोट आ गए हैं। जर्मनी में 10,000 पे 301 रोबोट आ गए हैं और चीन में 10,000 पे 49 रोबोट आ गए हैं। भारत के बारे में ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक शुरुआती बात तो हो ही रही है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएं तो हम पीपीएपी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हिंदी के दर्शकों के लिए अपने प्लांट को, अपने रोबोट को दिखाने का मौका दिया, जिससे हम लोग समझ सकें, क्योंकि हमारे प्रदेश के बच्चे ज़्यादातर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि आगे जाकर वो किस तरह का इंजीनियर बनने वाले हैं। एक तरफ चीन है जहाँ पर 10-10 लाख अगले 2-3 साल में रोबोट बनाने का, मतलब लोगों को हटाकर उसकी जगह काम करने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ हमें पब्लिक की चर्चाओं में पता ही नहीं है। तो हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ अजय जैन साहब हैं। आप चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप पीपीएपी के, और हमारे साथ एक पत्रकार हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के, अजय मोदी। और अजय ने बहुत सीरीज लिखी है इस रोबोट को लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह से बदलाव आ रहा है। तो ये जितनी जगह जा सकते हैं, शायद हम टीवी वालों को उतना एक्सेस नहीं होगा, तो अजय और बेहतर तरीके से बता सकेंगे। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे कि इस रोबोटिक बदलाव से हमारे जो काम करने की जो भी तस्वीरें हैं उसमें क्या बदलाव आने वाला है। तो अजय साहब, मैं आपसे, 2 अजय हैं, तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने रोबोट की तरफ जाने का, जब ये सारे अगर रोबोट तरफ जाने का ये दबाव कहाँ से आया? ये इंडस्ट्री से आया या आप समय से पहले आप इसको ले आए कि शायद दुनिया इसी रास्ते में जाएगी? एक तो ऐसा है कि दुनिया इसी रास्ते पे जा रही है और दूसरी तरफ हमारे पास कस्टमर का बहुत ज़्यादा दबाव है कि ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट देने के लिए। तो ज़ीरो डिफेक्ट के लिए हमारे को क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम रोबोट लगा देते हैं तो रोबोट से रिपीटेबिलिटी 100% आती है और जहाँ इंसान काम कर रहा है वहाँ पे इंसान के कार्य करने में कुछ कमी आ सकती है। रोबोट की रिलायबिलिटी इंसान के कार्य की रिलायबिलिटी से
बेहतर है। तो ये सारी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ आज आपके इस फैक्ट्री प्लांट में कितना प्रतिशत काम अब रोबोट से होता है और अब जो होने लगा है जो पहले आदमी से होता था? आज के दिन जितनी भी हमारी मशीन्स हैं हाँ सारी रोबोट्स के ऊपर चल रही हैं। पहले ये सारी मशीनें आदमी चलाते थे, अच्छा, पर अब जब से हमने रोबोट के ऊपर दिया है हाँ तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है, हाँ हमारी क्वालिटी में इजाफा हो गया है, हाँ हमारे मशीन के ब्रेकडाउन कमती हो गए हैं अच्छा, और ओवरऑल बड़ा स्मूथ ऑपरेशन हो गया है रोबोट के लगाने से। तो रोबोट के लगाने से आप मुझे ये भी बताइए कि जो फैक्ट्री का स्पेस है वो भी अब पहले से कम ज़रूरत पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगा? अभी जो करंट लेआउट है इसमें तो हमारा वो फर्क नहीं आया है, पर हाँ। रोबोट के लगाने से स्पेस में काफ़ी सेविंग है। अच्छा, जैसे आप मुझे बता सकते हैं क्या ये भी क्या रोबोट ही है ये जो कर रहा है? हाँ ये पिक एंड प्लेस रोबोट है। अच्छा, पिक एंड प्लेस से रोबोट कहते हैं। हाँ। अच्छा, तो इसके लगने से पहले आदमी हाँ। जो है एक एक पीस ये मोल्ड में से निकलता था, हाँ। तो मोल्ड के अंदर जाता था, फिर हाँ। उसको निकालता था, फिर उसको टेबल पे रखता था। हाँ। अब ये रोबोट ही अंदर चला जाता है मोल्ड के, वहाँ से पीस उठाता है और वो टेबल पे रख देता है। पहले जब आदमी मशीन के अंदर जा रहा है हाँ। तो एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता था कि कभी उसने प्रिकॉशन नहीं लिए तो उसका मशीन में हाथ आ गया, मोल्ड के अंदर हाथ आ गया, या कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई। पर ये इस मशीन के आने से पहले यहाँ पर कितने लोग काम करते होंगे? यहाँ पे 2 आदमी और थे, हाँ। तो 2 आदमियों को इसने रिप्लेस करा और 3 शिफ्ट में 6 आदमी रिप्लेस हो गए। इस एक मशीन से 6 आदमी रिप्लेस हो गए। लेकिन ये मशीन भी तो महंगी होगी ना? ये करीबन 12 लाख रुपए की मशीन है, हाँ। और हमारा 4 साल में इसका पे आउट आ जाता है।